हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2023-24 के जीएस पोर्शन को लेकर। आपको पता है कि जीएस में जो सिलेबस दिया हुआ है उस सिलेबस को धीरे धीरे करके तैयार फटाफट रिवीजन हो रहा है। तो सेशन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्रगान में निम्न में से किसका उल्लेख किया गया है। ठीक, आगे पहला ऑप्शन है हिंद महासागर, बी बंगाल खाड़ी, सी अरब सागर और डी ये सभी। तो देखिए, हमारे राष्ट्रगान की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है कि हमारे राष्ट्रगान में हिंद महासागर का नाम उल्लेख है। ध्यान रखिएगा, हिंद महासागर का नाम उल्लेख है। भारत के अगर हम प्रायद्वीपीय भारत की बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाता है बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर हो जाता है अरब सागर और नीचे यानी दक्षिण में स्थित होता है हिंद महासागर। इसी हिंद महासागर में हमारे राष्ट्रगान में हिंद महासागर का नाम उल्लेख है। ठीक, अब राष्ट्रगान की बात करते हैं तो इसे 52 सेकंड में गाया जाता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसे लिखा गया है। ध्यान रखिएगा। वहीं पर राष्ट्रगीत की अगर बात करें तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा उसे गाया गया है, लिखा गया है, माफ करिए लिखा गया है और आनंद मठ से लिया गया है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इससे रिलेटेड जितना भी पॉइंट था मैंने आपको बता दिया। बंगाल की खाड़ी भी बता दिया, अरब सागर भी बता दिया। ये तीनों जो है वो प्रायद्वीपीय भारत के हिस्से हैं। यहीं पर अगर अरब के सागर और बंगाल की खाड़ी से जो लगे हुए राज्य जो होते हैं उन्हें प्रायद्वीपीय राज्य या प्रायद्वीपीय राज्यों के नाम से जाना जाता है। आगे सेशन की बात करते हैं। सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। एडमंड हिलेरी, शेरपा तेंजिंग, फू दोरजी, बछेंद्री पाल। तो देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन से ही कि विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर की अगर हम बात करते हैं तो वो है माउंट एवरेस्ट, जिसको जैसे इसकी जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो भारत में भी स्थित हैं। इसलिए कुछ पर्वत श्रृंखला की अगर हम बात करते हैं, जैसे पर्वत श्रृंखलाओं की बात करते हैं तो उत्तर भारत में अगर उत्तर भारत का देखते हैं कि हिमालय जो है वो इसी तरीके से अवस्थित है, जो 4 पार्ट में डिवाइड है। इस माउंट एवरेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति जो थे वो एडमंड हिलेरी थे। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। वहीं पर माउंट एवरेस्ट की जो और पर्वत श्रृंखलाएं जो दी हुई हैं वो पूरे विश्व की सर्वोच्च पर्वत शिखर के रूप में माउंट एवरेस्ट है और इसे सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी प्रश्न में सागर माथा भी पूछा जाता है तो आप बता सकेंगे। वहीं पर हिमालय की अगर हम बात करें तो हिमालय सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है, यानी हिमालय का निर्माण आज से लगभग लाखों वर्ष पूर्व हुआ था तो भी वह नवीनतम ही है। क्यों? क्योंकि उसके पहले माने हिमालय की पर्वत श्रृंखला, हिमालय का जब उद्गम हुआ, हिमालय जब पर्वत का निर्माण हुआ उससे लाखों वर्ष पूर्व, करोड़ों वर्ष पूर्व पहले निर्माण हो चुका था। जबकि हिमालय को बनने में इतना समय लगा तो हम सिर्फ इस बात का अनुमान ही लगा सकते हैं कि ये कितनी पुरानी पर्वत शिखर हो सकता है। ठीक, अब यहाँ पर ये क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि अभी तत्काल में अगर बात करें वर्तमान में तो इस पर्वत श्रृंखला पर या जब भारत के अगर जैसे केटू की बात होती है या सिक्किम में कंचनजंगा की बात होती है तो इन पर्वत श्रृंखला जो है, इन पर्वत श्रृंखला पर यदि कोई व्यक्ति चढ़ता है तो वो क्वेश्चन आपके बन जाते हैं करंट से रिलेटेड। चूंकि यहाँ पर ये प्रश्न जो पहली बार चढ़ता है और उसका प्रश्न सदैव एक स्टैटिक जीके में पूछा जाता है। तो सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है माउंट एवरेस्ट, उस पर सबसे चढ़ने वाले पहले पहुंचने वाले व्यक्ति जो थे वो एडमंड हिलेरी थे। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था? ध्यान रखिएगा, रिपीटेड क्वेश्चन है और बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक, ऑप्शन है ए हैदराबाद, बी वाराणसी, सी नई दिल्ली और डी है पटना। आपको पता है कि ओपन यूनिवर्सिटी का जो मुख्य उद्देश्य था उसका निर्माण ही इसीलिए किया गया था कि जो व्यक्ति जैसे सर्विस में आ जाते हैं, जो बच्चे बहुत जल्दी जॉब आ जाते हैं किसी अन्य कारणवश और वो अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं रेगुलर, तो उनके लिए ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई ताकि वो डिस्टेंस यानी दूर रहकर भी, अपने कॉलेज से दूर रहकर भी, घर पर रहकर या अपने ऑफिस में बैठकर या ऑफिस के कार्य को करते हुए या सर्विस में अपने काम को निर्वहन करते हुए आप अपना स्नातक की परीक्षा, पराई स्नातक की परीक्षा और इस तरह की जितने भी टेक्निकल कोर्स होते हैं वो आप कर सकते हैं। तो भारत में सर्वप्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था? आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
भारत में हैदराबाद में सर्वप्रथम खुला विश्वविद्यालय खोला गया था। वहीं पर इग्नू की अगर बात करें तो ये नई दिल्ली की शाखा है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और पटना की अगर बात करें तो पटना जो है वो बिहार राज्य में है, और बिहार में खुला विश्वविद्यालय जो पटना खुला विश्वविद्यालय पटना में जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसको आपको पता होना चाहिए कि क्यों इसका निर्माण किया गया और किस आधार पर, मतलब किस लिए किया गया था। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं ताकि कि जो बच्चे जो है स्नातक पराई स्नातक की परीक्षाएं अपने कार्य को ध्यान में रखते हुए, या महिलाएं जो हैं जिनका कुछ विशेष कारणवश वो अपनी पढ़ाई जो थी वो छोड़ दी थी, उन्हें करना है और तो वो रेगुलर नहीं जा सकती किसी कारणवश, तो उनके लिए ये ओपन यूनिवर्सिटी खोली गई है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन, ओजोन परत पृथ्वीवासियों की रक्षा करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायुमंडल में बढ़ती कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा से, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी पर आने वाले अन्य ग्रहवासियों से। सी, सूर्य पर उपस्थित रेडियोधर्मी तत्वों से। डी है पृथ्वी से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से। तो देखिए, ओजोन परत की अगर हम बात करते हैं तो ये पृथ्वी से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से पृथ्वी की क्या करती है, रक्षा करती है। क्योंकि देखिए, आपको पता है कि जो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, जैसे हमारी ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी के बहुत ऊपर से एक ओजोन परत का निर्माण किया गया। ओजोन परत जो होती है वो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को यहाँ पे क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। अगर इस ओजोन परत में अगर कहीं छेद हो जाएगा तो इससे निकलने वाली पराबैंगनी किरणें जो हैं वो पृथ्वी पर डायरेक्ट पड़ेंगी, और पृथ्वी पर जो निवास करते हैं, जो प्राणी निवासी होते हैं, वो उनके चेहरे पर या उनके पूरे बॉडी पर जो है वो त्वचा कैंसर जैसी घातक बीमारियां इस अल्ट्रावायलेट किरणों से होती है। तो इन अल्ट्रावायलेट किरणों से ओजोन परत जो है वो रक्षा करती है। इसके अलावा स्टोन कैंसर जैसी भी बीमारियां जो हैं वो होती है। तो ये ओजोन परत के निर्माण के लिए, या ओजोन परत का क्षरण ना हो, इसके लिए ही सरकार क्या करती है, विभिन्न कार्यरत करती है, बताती है कि नहीं वृक्षारोपण करिए, ताकि ओजोन पर, मतलब कि ओजोन का जो परत बना हुआ है वो बना रहे, ताकि सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें जो है वो डायरेक्ट पृथ्वी पर ना आ सके। ठीक, आगे क्वेश्चन, चंद्र ग्रहण होता है जब। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है और बच्चे बार बार कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो चंद्र ग्रहण होता है पृथ्वी सूर्य और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब। सूर्य पृथ्वी व चंद्रमा के बीच में सूर्य आ जाता है तब। पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाता है तब, और पृथ्वी सूर्य व चंद्रमा के बीच आ जाती है तब। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा कि पृथ्वी जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में, यानी अगर ये मान लीजिए सूर्य है और ये हो गया चंद्रमा, इसके बीच में जब आ जाती है पृथ्वी, यानी हमारी पृथ्वी जो क्या करती है, अपनी धुरी सूर्य का चारों ओर चक्कर भी लगाती है। तो जब ये पृथ्वी बीच में आ जाती है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आती है, तब हमारा होता है चंद्र ग्रहण। ठीक, पूर्णिमा होती है तो और अमावस्या होती है जब देखिए ध्यान रखिएगा, इसी चंद्र ग्रहण के कारण ये गुरुत्वाकर्षण शक्तियां होती हैं, और इसी के कारण सागर में या समुद्र में ज्वार भाटा आता है। तो ध्यान रखिएगा, ज्वार भाटा का आने का कारण भी जो है वो कहीं ना कहीं पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्तियां ही होती हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि चंद्र ग्रहण की अगर बात करें तो पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के जब बीच में आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। आगे क्वेश्चन है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन है ए नई दिल्ली, बी पटना, सी कटक, और डी है भोपाल। तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है वो कटक में स्थित है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, कटक में है। ठीक, आगे क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। ए 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, 21 दिसंबर 1946। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और प्रश्न चूंकि आप यही ध्यान रखिएगा कि प्रश्न ऐसे ही परीक्षा में पूछे जाते हैं, डिट्टो ऐसे ही। तो हम पहले पढ़ते हैं कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है 9 दिसंबर 1946। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट रखिए इन क्वेश्चन को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है, और इस बैठक की अध्यक्षता करते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो अस्थायी अध्यक्ष होते हैं। बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, अगर आपसे प्रश्न पूछे कि संविधान सभा की पहली अध्यक्षता किसने की थी, तो वहां पर डॉक्टर
सच्चिदानंद सिन्हा ही होगा। क्यों? क्योंकि उसमें अस्थायी या स्थायी नहीं पूछा जाता है। ठीक 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर को एक जो दूसरी बैठक होती है उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनाए जाते हैं। तो पहली बैठक के अध्यक्ष कौन होते हैं? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और वही प्रथम बैठक के अध्यक्ष होते हैं जो 9 दिसंबर 1946 को होता है। और प्रारूप माने जो संकल्पना या प्रस्तावना का प्रारूप पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कब दिया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को दिया गया था। ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब देश आजाद हुआ तो तत्कालीन क्या बने? प्रधानमंत्री बने। उन्हीं के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना का प्रारूप जो है तैयार करके संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया। तो यानी 2-2 दिन का गैप किया गया था। पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर, दूसरी 11 दिसंबर, उसके बाद से बैठक प्रारंभ हुई थी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? पहला है मैकाले माइन्यूट यानी स्मरणार्थ लेख को, हंटर कमीशन को, वुड डिस्पैच को और सैडलर कमीशन को। तो देखिए भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा की अगर बात करें तो वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो उस समय भारतीय शिक्षाएं थी वो अगर देखा जाए मैकाले की बात करें या हंटर कमीशन की बात करें तो इन लोगों ने अंग्रेजी शिक्षा पर विशेष बल दिया। ध्यान रखिएगा। और इस तरीके से अंग्रेजी शिक्षा को इन लोगों ने बताया कि अगर भारतीय चाहते हैं कि उनकी किसी तरीके से विकास हो तो वो अंग्रेजी शिक्षा को अपना माध्यम बनाए, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाए। इसके अलावा उन्होंने बताया कि भारत में अंधविश्वास ज़्यादा है, यानी जो शिक्षा का आधार है उसे वैज्ञानिक बनाया जाए, यानी जो भी बातें कही जा रही हैं उनको वैज्ञानिक रूप से तर्कपूर्ण तरीके से सिद्ध किया जाए, उसके बाद उसे पढ़ाया जाए, लिखाया जाए। ये तो इसमें भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा जो था वो वुड डिस्पैच बहुत बड़ा कार्य किया। उन्होंने बताया कि नहीं, जिस तरीके की जो शिक्षाएं हैं इन्होंने शिक्षा का आधार बताया, शिक्षा की एक आधारभूत संरचना तैयार की। इन्होंने बताया कि पहले प्राथमिक शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो, फिर उच्च माध्यमिक शिक्षा, इस तरीके से उन्होंने शिक्षा का क्या एक आधारभूत संरचना बताई थी। इस कारण भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अलीगढ़ आंदोलन से या एक न एक आंदोलन से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑप्शन है ए आगा खां, मोहम्मद अली जिन्ना, सी अब्दुल लतीफ, सी सैयद अहमद खां। तो अलीगढ़ आंदोलन की अगर बात करें तो सर सैयद अहमद खां जो थे वो अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं, जिन्होंने अलीगढ़ आंदोलन चलाया था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? ए गोबी, बी सहारा, सी सहारा, बी सहारा, सी थार और डी कालाहारी। तो अगर हम विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल की बात करते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन परीक्षा में चूंकि बार बार आता है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल की अगर हम बात करते हैं तो वो है सहारा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल है। वहीं पर जो गोबी है वो शुष्क मरुस्थल है, वो बहुत ही ज्यादा शुष्क मरुस्थल है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे है क्वेश्चन, अबिसीनिया किस देश का पुराना नाम है? इंपॉर्टेंट है। इथोपिया, बताविया, कंबोडिया, बोत्सवाना। अबिसीनिया, यहाँ क्वेश्चन दिया है कि अबिसीनिया किस देश का पुराना नाम है? तो ये हो गया इथोपिया। इथोपिया का पुराना नाम क्या है? अबिसीनिया। किस देश का पुराना? तो इथोपिया का पुराना नाम क्या है? अबिसीनिया। ये भी जीएस का ही प्रश्न है। आई होप आपके लिए सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ध्यान रखिए कि ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूरी तरीके से पूछे जाएंगे। आगे क्वेश्चन, ई व्यापार का अर्थ होता है, क्या होता है? निर्यात व्यापार, मल्टीनेशनल कंपनी का व्यापार, सी इंटरनेट का व्यापार और उपयुक्त सभी। देखिए इस बच्चों जो हैं वो उपरोक्त सभी दे देंगे पर इसका आंसर उपरोक्त सभी नहीं होगा। ई व्यापार का अर्थ होता है इंटरनेट का व्यापार। ई व्यापार का क्या होता है? इंटरनेट का, यानी आप अब जो भी व्यापार करें वो इंटरनेट के माध्यम से करें ताकि फ्रॉड भी बहुत लेवल तक क्या हो सके, कम हो सके। और जो आवाजाही का जो कार्यक्रम था उसे पूर्ण रूप से क्या हो गया, बंद कर दिया गया। यानी आप दूर बैठे कहीं आप नहीं आ सकते हैं तो आप दूर बैठे इसी माध्यम से यानी इंटरनेट के माध्यम से आप बड़ी बड़ी कंपनी के बड़ी बड़ी मीटिंग जो है वो अटेंड कर सकते हैं। तो ई व्यापार का अर्थ होता है इंटरनेट का व्यापार, यानी इंटरनेट के माध्यम से आप किसी भी जगह पर रहकर बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में भी आप मीटिंग के लिए क्या कर सकते हैं, रेडी हो सकते हैं। और यहाँ मीटिंग का सेंस ये होता है कि व्यापार, यानी आप कोई व्यापार शुरू करने से पहले आप क्या करते हैं, मीटिंग करते हैं। मीटिंग करने का मतलब होता है कि उसमें 8 से 10 मेंबर होते हैं और 8 से 10 मेंबर भी जो है बहुत ही आसानी से इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट होंगे और सबकी राय मशवरा से हम क्या कर सकते हैं, उसे स्टार्ट कर सकते हैं और कार्यान्वित कर सकते हैं। तो ई व्यापार का अर्थ हो जाता है इंटरनेट का व्यापार।
चीज़ें समझ में आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आगे क्वेश्चन, शेविंग बनाने वाला साबुन अधिक झाग देता है तथा शीघ्र सूखता नहीं है, ऐसा निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण होता है? रोजिन, ग्लिसरॉल, एसीटोन और ए और बी दोनों के कारण। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा डी यानी ए और बी। रोजिन और ग्लिसरॉल के कारण जो होता है वो शेविंग बनाने वाला जो साबुन होता है वो अधिक झाग देता है और शीघ्र सूखता नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा रोजिन और ग्लिसरॉल। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। आगे, विश्व की सबसे ऊंची सड़क है? ए काराकोरम राजमार्ग, दूसरा ट्रांस पैसिफिक मार्ग, सी लेह मनाली मार्ग और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा लेह मनाली मार्ग। इसका आंसर हो जाएगा लेह मनाली मार्ग विश्व की सबसे ऊंची सड़क मार्ग है। सबसे ऊंची सड़क है, माफ करिए, मार्ग नहीं, सड़क मार्ग अलग चीज हो जाती है। विश्व का सबसे ऊंचा सड़क कौन सा है? तो लेह मनाली मार्ग है जो विश्व का सबसे ऊंचा सड़क है। यहाँ पे देखिए मार्ग नहीं लिखा है, मेरे मुंह से निकल गया था, मार्ग नहीं लिखा है। अगर सड़क मार्ग होगा तो आंसर दूसरा हो जाएगा। यहाँ पर विश्व का सबसे ऊंचा सड़क पूछा है तो आप बताएंगे लेह मनाली मार्ग। ध्यान रखिएगा, पर्यटन स्थल है, बहुत ज्यादा विश्व भर के लोग यहाँ पर क्या करने, अपनी छुट्टियां बिताने और यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसे देखने के लिए आते हैं दूर दूर से। आगे क्वेश्चन इस सेशन का लास्ट आंसर क्वेश्चन है, और सेशन पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आगे है क्वेश्चन कि लोहे में जंग लगने से जो बना पदार्थ है, जंग लगने से बना पदार्थ है, फेरिक क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड का मिश्रण, पोटेशियम क्लोराइड। तो देखिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा फेरिक और फेरस ऑक्साइड का मिश्रण जो है वो जंग लगने में बनता है। यानी लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ, जो जंग लगता है उसे बना पदार्थ क्या होता है? फेरिक और फेरस ऑक्साइड का मिश्रण होता है। यानी फेरिक और फेरस ऑक्साइड का मिश्रण होता है जो लोहे के जंग से बना होता है। तो देखिए ये आज का सेशन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। जीएस में आप यही समझिए कि ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे, और आपका जो डेली रूटीन होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जीएस के कम से कम आप 100 क्वेश्चन तैयार करिए पर डे। 100 क्वेश्चन अगर आप तैयार करते हैं जीएस के और पर डे रिवीजन करते हैं तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन तैयार भी हो सकता है, क्योंकि जीएस हमें पता ही नहीं लगता है कि हम कहाँ से पढ़ें कहाँ से खत्म करें। तो इसके लिए जरूरी ये है कि आप एक स्ट्रैटेजी बना लें और 100 क्वेश्चन पर डे तैयार करें, और 100 क्वेश्चन तैयार करने के बाद से उसका रिवीजन करिए। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी। अगर सेशन पसंद आए, मेरी मेहनत पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।